नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमेरिका, यूरोप और सारे मिलकर ज्ञान दे रहे थे ईरान को कि वहां पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। सरकार के खिलाफ जो जुलूस निकले थे, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि जो शांतिपूर्ण एकदम अमनो अमान के साथ जुलूस निकल रहे थे, उसमें सीआईए और मोसाद के एजेंट शामिल हुए। गोलियां चलाई, बंदूकें चलाई, पुलिस के ऊपर हमला किया, लोगों को मारा, मस्जिदों को जलाया, अस्पतालों को जलाया और उनको रोकने की ईरान ने जो कोशिश की, उनकी गिरफ्तारियां की, उस पर अमेरिका और यूरोप कल तक ज्ञान दे रहे थे कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, मानव अधिकार का उल्लंघन है। और आप देखिए कि उसी अमेरिका के मिनियोपोलिस शहर में क्या होता है। आईसी के एजेंट घुसते हैं और लोगों को गोली मार रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों के अंदर 3 लोगों को गोली मारा जा चुका है और कल जिसको गोली मारी गई वो कोई ब्लैक भी नहीं था, कोई इंडियन, पाकिस्तानी या मिडिल ईस्ट का इमिग्रेंट भी नहीं था, कोई महिला नहीं थी, जिसके प्रति अमेरिका में क्या रुख है कहने की जरूरत नहीं है। अमेरिका उन देशों में से है जो बातें कितनी भी करे लेकिन औरतों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार वहां पर होता है। खैर, उसको छोड़ दीजिए। वो एक नॉर्मल मेल वाइट था, एक नर्स था जो एक हॉस्पिटल में काम करता था और उसको गोली मार दी गई। वीडियो सारी दुनिया में वायरल है कि किस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े उसको गोली मारी गई है। इसके पहले भी आपको याद होगा, एक महिला जो गाड़ी चला रही थी, उसकी गाड़ी में घुसकर उसको गोली मार दी गई थी। उसका बच्चा अनाथ हो गया था, हस्बैंड पहले ही मर चुका था। यह सब कुछ अमेरिका में हो रहा है। मिनियोपोलिस की सड़कों पर जहां जबरदस्त ठंड थी, वहां 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे ट्रंप के खिलाफ, आईसी के खिलाफ, और जुलूस निकाल रहे थे। उनके समर्थन में न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे और जुलूस निकाल रहे हैं। और अब खबर यह आ रही है कि इस तरह के जो आंदोलन वहां पर हो रहे हैं, इस तरह का जो एहतजाज हो रहा है, उसको रोकने के लिए केमिकल वेपन्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह सब कहीं से ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं। ये एक वीडियो आपको दिखाता हूं, अंग्रेजी में वीडियो है, ट्विटर पर ढूंढ लीजिएगा। हिंदी में क्या कहा गया है वो मैं बता देता हूं। इस वीडियो में ब्रिटेन की पुलिस है, लंदन की पुलिस है, और वो ये कह रही है कि अगर कोई आंदोलनकारी हमारे तरफ ईंटा तानेगा, बंदूक तानेगा, तो हम उसको जान से मार देंगे। यानी अगर कोई आंदोलन चल रहा है, उसमें किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में बंदूक है, तो ब्रिटिश पुलिस जो है उसको जान से मार देगी। ब्रिटिश पुलिस को यह अधिकार है कि वो उसको पूरी तरह से जान से मार के खत्म कर दे। अब जरा यह बताइए कि ईरान में अलग क्या हुआ। 2 दिन तक जब शांतिपूर्ण जुलूस निकला, महंगाई के मुद्दे पर निकला, तो ईरान की सरकार झुकी, सब्सिडी दी गई। ईरान के राष्ट्रपति तक ने यह बयान दिया, पेजेश्कियन ने भी यह बयान दिया कि हम लोगों की मुसीबत समझते हैं और हमसे गलती हुई है, मैनेज करने में दिक्कत हुई है, यह दिक्कतें दूर की जाएंगी। लेकिन जब उसके बाद बंदूकें चलने लगी, तलवारें चलने लगी, पत्थर चलने लगे, तो फिर ईरान की पुलिस को क्या करना चाहिए था? यह सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं। इनका सपना टूट गया है ईरान में तख्ता पलट करने का, और इसलिए ईरान को बार बार घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितना ये ईरान को घेर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इनकी पोल खुलती चली जा रही है। कल एक ईरानी महिला ने किसी यूरोपीय मुल्क से एक वीडियो बनाकर अपलोड किया। उस वीडियो में उसने बताया कि ईरान में जो उसके रिश्तेदार हैं, उनका खैर जानने के लिए, उनके हालात जानने के लिए परेशान थी। आप जानते हैं, फोन की सेवा, इंटरनेट की सेवा वहां लिमिटेड कर दी गई थी। उसको जब फोन आया, जब फोन की सेवा नॉर्मल हुई, उसने फोन किया, तो जो उसके रिश्तेदार थे उन्होंने बताया कि जुलूस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो लोगों की हत्या करने में ट्रेन थे, जिनके हाथ में बंदूकें थी, जो गोलियां चलाने लगे, और उसके बाद हालात बिगड़े। अब यह हत्या करने में ट्रेन कौन से लोग थे, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। सब जानते हैं, सीआईए और मोसाद के लोग थे। तो अब अमेरिका में यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि मिनियोपोलिस के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग सड़क पे उतरे। उसके पहले भी कई शहरों में सड़कों पर आंदोलन हो चुका है आईसीई के खिलाफ। आज कंडीशन यह है कि जो बाहर के लोग वहां रहते हैं, चाहे उनके पास कागज हैं या नहीं है, पुलिस बिना वारंट के उनके घर में घुस जा रही है, गिरफ्तार कर रही है। अगर हिंदुस्तानियों की बात करें तो 1300 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को डिटेन करके रखा गया है। कोई लीगल सहायता भी उनको अवेलेबल नहीं कराई जा रही।
इसके अलावा बहुत सारे लोग डिपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी भी दिन उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। लाखों भारतीयों के ऊपर यह तलवार लटक रही है कि कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और यह तो मैं सिर्फ भारतीयों की बात कर रहा हूं, दुनिया भर के जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनके साथ यह सारा कुछ हो रहा है। और कब हो रहा है? यह तब हो रहा है जब अमेरिका में तख्ता पलट की कोई साजिश नहीं हो रही, वहां कोई सरकार पलटने की बात नहीं कर रहा, तब तो अमेरिका यह सारा कुछ कर रहा है। जरा कल्पना करके देखिए कि अमेरिका में कोई यह साजिश कर ले कि तख्ता पलट करना है, तो अमेरिका की पुलिस और अमेरिका की आर्मी, जी मिनियोपोलिस में अब आर्मी भेज दी गई है। अमेरिका की पुलिस, अमेरिका की आर्मी, अमेरिका का डीप स्टेट क्या करेगा? उसको सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की जान लेने में 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि तख्ता पलट किसी भी हालत में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही इंडिया में भी होगा। मान लीजिए कि कोई मोदी सरकार पलटने की कोई इल्लीगल साजिश कर रहा हो, तो क्या होगा? पकड़ा गया तो उठाकर यूएपीए में डाल दिया जाएगा, और अगर उसके हाथ में बंदूक रही तो उसको गोली मार दी जाएगी। दुनिया की कोई सरकार तख्ता पलट बर्दाश्त नहीं करती है। तो तख्ता पलट की बात नहीं है, तब तो लोगों को सड़कों पर गोली मारी जा रही है और सारा तमाशा हो रहा है। और जहां ईरान में सारी दुनिया लगी हुई थी, सारा वेस्ट लगा हुआ था, अमेरिका लगा हुआ था, इजराइल लगा हुआ था तख्ता पलट करने के लिए, वहां ईरान को कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए था? यह सवाल मैं बार बार आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया, भारत की भी और विदेशी, लगातार यह दिखाने में बिजी है कि अरे ईरान में तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ अत्याचार हो गया। मतलब जो बात मैंने पहले भी कही है कि लोग सरकार पलटने आ रहे थे, तो आयतुल्लाह खामनेई, पजेश्कियन, अरगाची, इन सब लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहिए था कि आइए आइए आप लोग बैठ जाइए गद्दी पर, तख्ता पलट कर लीजिए और उसके बाद ईरान का सारा तेल अमेरिका और इजराइल के हवाले कर दीजिए। अगर ये वो करते तब तो वो ग्रेट आदमी माने जाते, लेकिन उन्होंने रोक लिया। ईरान की जनता के साथ मिलकर इस फर्जी एहतजाज को रोक लिया, ईरान को काबू में ला दिया, ईरान में शांति स्टैब्लिश कर दी। इसलिए वो विलन बन गए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। ईरान पर हमलों के अंदेशे के बीच कई सारी खबरें आ रही हैं। एक वर्ल्ड वार 3 करके शायद ट्विटर हैंडल है, जिसकी खबरें मैं फॉलो करता हूं। अब वो कितना ऑथेंटिक है, कितना ऑथेंटिक नहीं है, आज के जमाने में दावा कर पाना बहुत मुश्किल है। उसने एक वीडियो न्यूज डाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। वो न्यूज ये बता रही है कि चाइना को ऑयल राइट्स दिए हैं ईरान ने। ईरान ने अपने ऑयल पर राइट्स दिए हैं चाइना को, और बदले में चाइना ने दुनिया के सबसे एडवांस हथियार जो हैं वो ईरान के अंदर पहुंचा दिए गए हैं। कहा गया कि रशिया के लिए ये पहुंचाए गए हैं, लेकिन असल में ईरान के लिए पहुंचाए हैं। और उस हैंडल का यह मानना है कि अगर ये हथियार ईरान के पास पहुंच गए हैं तो इजराइल के लिए या अमेरिका के लिए ईरान का मुकाबला करना आसान नहीं है। एक बात तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, चाइना भले किसी लड़ाई में सीधा हिस्सा ना ले, लेकिन ईरान पर अमेरिका का कब्जा, ईरान के ऑयल मैकेनिज्म पर पूरा अमेरिका का कब्जा अगर होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होगा तो वो चाइना का होगा, रशिया का होगा, और भी मुल्कों का होगा तो हिंदुस्तान का भी, लेकिन चाइना का नुकसान सबसे ज्यादा होगा। इसलिए चाइना हर चंद कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से ईरान के अंदर तख्ता पलट ना होने पाए, ईरान में अमेरिका का जो हमला है वो सक्सेसफुल ना हो। इसलिए यह खबर सही भी हो सकती है, ये तो है ही कि चाइना ने बहुत सारा हथियार ईरान को भेजा है, ये तो खबर है ही, लेकिन वो कौन से हथियार हैं, कितने मजबूत हथियार हैं, इस बारे में डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं। अगर यह खबर सही है, अगर इसका सोर्स सही है, तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर दुनिया भर में हलचलें बढ़ रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जो आमतौर पर आसानी से नहीं दिखती। रशिया के जो सर्वे सर्वा आप कह लीजिए, चीफ कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए, व्लादिमीर पुतिन, वो गए हुए हैं नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया से वीडियो आता है, और वो भी रशियन मीडिया का वीडियो आता है कि वो किम इल सुंग से मिल रहे हैं, वहां का जो राष्ट्रपति है उससे मुलाकात उनकी हो रही है। अब ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में जंग का खतरा बना हुआ है, रशिया के राष्ट्रपति का नॉर्थ कोरिया जाना, और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति कई बार
ईरान का खुला सपोर्ट कर चुके हैं, यह अपने आप में बहुत सारे इक्वेशंस का बनना और बिगड़ना बताता है। यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पीएलओ के प्रेसिडेंट इसके पहले रशिया गए थे और पुतिन प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने आए थे। माहौल जो पूरा बनाया जा रहा है वो ऐसा बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया अगर आप लगातार देखेंगे तो आपको लगेगा ईरान तो इतना कमजोर हो गया है, इतना डर गया है कि पूछिए मत। जैसे इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट में यह खबर छपी कि आयतुल्लाह खामनेई बंकर में चले गए हैं। अव्वल तो यह कि बंकर में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कहीं भी जब जंग होती है तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं वो बंकर में चले जाते हैं। ईरान के साथ जो 12 रोजा जंग चली है उस टाइम में नेतन्याहू और उसका पूरा जो मंत्रिमंडल है पूरे टाइम बंकर के अंदर रहा, सेफ्टी में। यह तो बेवकूफी होगी कि कोई जंग अगर शुरू हो रही है और आप अपने लीडर को ही उसमें सबसे पहले कुर्बान कर दीजिए। उनको सेफ रखा जाता है ताकि वो डिसीजन ले सकें। यह हमेशा होता है। तो मान लीजिए आयतुल्लाह खामनेई अगर बंकर में चले भी गए हैं तो यह कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है जिसको बताया जाए, लेकिन बताया इसको ऐसे जाएगा जैसे खामनेई डर के बंकर में चले गए हैं। अब इसी के सामने मैं आपको एक और खबर बताता हूं। यह खबर है 19 जनवरी की और यह टर्की के अखबार में छपी हुई है। एंडोलू जो उनकी एजेंसी है वहां छपी हुई है। 19 तारीख को जब माहौल गर्म था कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी अमेरिका के जहाज ईरान के ऊपर बम गिरा सकते हैं, और ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर ये बम गिरते हैं तो ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा, ईरान पलट के हमला करेगा, इजराइल के ऊपर हमला करेगा और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसेज हैं उनके ऊपर हमला करेगा। तो यह खबर बताती है कि 19 जनवरी को उसी वक्त जब लड़ाई का अंदेशा सबसे ज्यादा था, बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्राइवेट जेट में बैठकर ग्रीस या फिर किसी गुमनाम जगह पे चला गया था, यानी कि इजराइल से भाग गया था। यह खबर बड़ी नहीं बनती है। इस खबर पर यूट्यूब वीडियो नहीं बनेंगे कि भाग गया नेतन्याहू। यह खबर बड़ी बनाई जाएगी कि आयतुल्लाह खामनेई जो हैं वो बंकर में चले गए। अरे मेरा कहना है कि चाहे वो अपने मुल्क से बाहर चला जाए नेतन्याहू, चाहे खामनेई बंकर में चले जाएं, इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होती है। यह तो जंग का तरीका है कि जब जंग शुरू हो तो लीडर्स को सेफ किया जाए। इजराइल नेतन्याहू को सेफ रखना चाहेगा और ईरान हर हाल में आयतुल्लाह खामनेई को सेफ रखना चाहेगा, और खासतौर पर तब जब अंदेशा इस बात का है कि जंग के पहले भी आयतुल्लाह खामनेई को मारने की कोशिश, शहीद करने की कोशिश वैसे ही हो सकती है जैसे नसरुल्लाह को मारा गया था जो हिजबुल्लाह के लीडर थे, या फिर 12 रोजा जंग के पहले दिन या उसके पहले, जैसे भी आप कहना चाहें, ईरान के तमाम आर्मी ऑफिसर्स को और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था। जब दुश्मन इतना शैतान है तो फिर कोई भी अपने स्टेट के चीफ को बचाने के लिए अगर बंकर में भेजता है, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें क्या गड़बड़ है? बंकर और किस लिए बने हुए हैं? जनता को, बाकी लोगों को बचाने के लिए ही तो बंकर बने हुए हैं। जब इजराइल के ऊपर बम बरस रहे थे तो पूरा तेल अवीव बंकरों में रह रहा था। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर जंग होगी तो फिर से तेल अवीव को उन्हीं बंकरों में जाना पड़ेगा और नेतन्याहू को भी अपने बंकर में जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर बनाई जाती है और चलाई जाती है। जहां तक ईरान के कमजोर होने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह के कमजोर होने की वजह से, हमास के डिप्लीशन की वजह से और हूथी की डिप्लीशन भले ना हुई हो, लेकिन यमन में सऊदी अरब फिर से जिस तरह से मजबूत हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही। और पिछला जो युद्ध हुआ था 12 रोजा, उसमें ईरान थोड़ा कमजोर हुआ होगा, उसके पास सपोर्टर्स की कमी हुई है। असद सीरिया छोड़ के भाग गए हैं तो सीरिया से जो सपोर्ट मिलता था, जो पूरी एक लूप लाइन बन जाती थी ईरान से लेकर लेबनान तक की, वो अब नहीं है। ईरान कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना कमजोर हुआ है ये तो तभी पता चलेगा जब जंग होगी। अगर उसके पास मिसाइल्स पहले ही की तरह है, अगर उसके पास बड़े जहाज, बड़े लड़ाकू जहाज चाइना ने लगातार भेजे हैं, तो आप यकीन जानिए कि ईरान की जमीन में घुसना तो लगभग असंभव है। क्योंकि जमीनी लड़ाई में तो ईरान के अंदर अगर लड़ेगा तो इजराइल, ये समझिए, पूरा खत्म हो जाएगा। आसमानी लड़ाई में नुकसान हो सकता है, इधर भी नुकसान होगा, तो अपने मिसाइलों से, अपने बमबरसक विमानों से इजराइल और बाकी सारी जगहों पर भी ईरान जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। क्या होगा ये तो भविष्य में देखने की बात है। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की है। इराक के अंदर भी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं।
अभी इराक में ईरान के समर्थन में एक जुलूस निकला। वहां की पार्लियामेंट में जो मिनिस्ट्री बनेगी उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, इसको लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। जो आईएसआईएस के गिरफ्तार किए हुए लोग थे सीरिया में, उनको उठाकर भेजा गया है इराक में। अब क्यों भेजा गया है? सेफ रखने के लिए भेजा गया है या ईरान पर किसी हमले में उनका इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया है? ये देखने वाली बात होगी। कुर्दों को लगातार तैयार किया जा रहा है कि ईरान के अंदर अटैक करें, जमीन पे घुस के अटैक करें, जब आसमानी अटैक अमेरिका करेगा। पिछली बार कुर्दों की यह कोशिश ईरान ने नाकाम कर दी थी, इस बार वो कहां तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। सऊदी अरबिया और यूएई में जो चल रहा है वो मैंने आपको बार बार बताया। अब वो क्या रूप लेगा, क्या रंग लेगा ईरान के ऊपर हमला? फिलहाल तो सऊदी वगैरह नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर अमेरिका बजिद हो जाएगा तो उनके क्या स्टेप्स होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो इतना सीधा मामला नहीं है, बहुत टेढ़ा मामला है। मैं तो बस यही यहां पर बेपर्द करता रहता हूं कि जिन वैल्यूज की बात करते हैं, जिन मोरल्स की बात करते हैं, मानव अधिकार फला ढिमका ये वो, उस मामले में अमेरिका और यूरोप से ज्यादा कमजोर कोई हो ही नहीं सकता। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब फलस्तीन के समर्थन में निकले हुए जलूसों पे एकदम इनह्यूमन तरीके से हमला करते हुए मारते पीटते गोरे सैनिकों को, गोरे पुलिस वालों को हमने देखा है, और दुनिया में किसी ने सवाल नहीं उठाया कि यह ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। क्या फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाना अपराध है? लेकिन क्या कहा जाए, जब फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाना पाकिस्तान में जुर्म बना दिया गया, पाकिस्तान में लोगों को गिरफ्तार किया गया, अरब मुल्कों में लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो यूरोप के बारे में तो क्या ही कहा जाए। जाते जाते एक आखिरी बात की आप खुद सोचिएगा। उम्मत की बात करने वाले लोगों से मैं खास तौर पे कहता हूं, ये बात मैं अक्सर कहता हूं, क्योंकि पूरे मामले को धार्मिक मामला बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। फलस्तीनी रोते रहे, गाते रहे, डिमांड करते रहे पाकिस्तान से कि तुम तो एटॉमिक पावर हो, अपनी आर्मी भेज दो, हमें बचा लो, उम्मत को बचा लो, फला कर लो, ढिमका कर लो। पाकिस्तान ने नहीं भेजा। भेजा कब? जब अमेरिका और इजराइल को जरूरत पड़ी कि वहां पर हमास के लोगों को खत्म करने के लिए आर्मी चाहिए, तब पाकिस्तान अपनी आर्मी भेज रहा है। अब इसमें कितना उम्मत का मामला है, कितनी पॉलिटिक्स है, आप खुद समझिए। मेरे लिए यह मामला ह्यूमन राइट्स का है, मेरे लिए यह मामला डेमोक्रेसी का है, मेरे लिए यह मामला हक का मामला है। जिनके लिए धर्म का मामला है वो क्या कर रहे हैं अरब मुल्क, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बाकी सारे, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.